कैसे हो दोस्तों। अचीव टारगेट विद शुभंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने मॉडर्न इंडिया की क्लास ली और मॉडर्न इंडिया की क्लास में हमने पहला चैप्टर पढ़ रहे थे विदेशी कंपनियों का आगमन। और उस विदेशी कंपनियों के आगमन में हमने पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा पहले लेक्चर में। पुर्तगालियों के बाद में कल डच के बारे में पढ़ा और आज के लेक्चर में हम ब्रिटिश के बाद डेनिश और फ्रांसीसी कंपनियों के बारे में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पर आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इतिहास बताते चलूँ, ताकि आज के लेक्चर की जो बातें हैं वो आपको कहीं ना कहीं कभी भी कंठस्थ रहे और दूसरी बात में शासकों के नाम के आधार पर कभी टेंशन में ना आए। तो आपको मैं बताते चलूँ कि मुगल काल की स्थापना, जो मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई वो बाबर के द्वारा की गई और बाबर के बाद में लगातार शासकों का आना लगा। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब। ये प्रमुख मुगलकालीन शासक रहे। आज इन शासकों के बारे में बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो ब्रिटिश सत्ता रही वो ब्रिटिश सत्ता ने अपने संबंधों को, अपने व्यापारों को बढ़ाने के लिए मुगल काल से समय समय पर शाही फरमान प्राप्त की। और शाही फरमान प्राप्त किए तो उस समय के कुछ शासक रहे, वो इन 5 शासकों में से 2 रहे, एक जहांगीर रहा और एक औरंगजेब रहा, इसलिए उनके नाम बताना जरूरी रहा। तो आते हैं ब्रिटिश कंपनी के बारे में जानकारी लेते हुए। ब्रिटिश कंपनी की स्थापना की गई 1599 में। 1599 में इस कंपनी की स्थापना की गई और 1600 के करीब करीब इस कंपनी को एलिजाबेथ के द्वारा पूर्व में व्यापार करने के लिए 15 साल की एकाधिकार अनुमति दी गई। एकाधिकार अनुमति देने के बाद जो वहां के राजकुमार थे चार्ल्स प्रथम के द्वारा इस एकाधिकार को जो पहले 15 वर्ष के लिए दिया गया था उसको अनलिमिटेड बढ़ाया गया। और अनलिमिटेड बढ़ाने के बाद में वो व्यापार करने के लिए आए। और व्यापार करने के लिए आए तो हम व्यापार करने के दौरान इनके द्वारा समय समय पर अपनी कोठियां, फैक्ट्रियां या कारखाने, 3 एक ही है, 3 अलग अलग नाम है पर उद्देश्य एक ही था। इनको अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर इन्होंने स्थापित किया। तो हम उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम पूर्व भारत और पश्चिमी भारत में बांट लेते हैं। जैसे ही कंपनी की स्थापना होती है तो कंपनी की स्थापना के बाद एकाएक ये कंपनी भारत में नहीं आती। 8 वर्षों के बाद कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम का दूत बनकर आता है और तत्कालीन मुगल बादशाह से मिलने की कोशिश करता है। और मुगल बादशाह उस समय के रहते जहांगीर, और जहांगीर से मिलने की कोशिश करता है और जहांगीर से आगरा में उसकी मुलाकात 1609 में नहीं हो पाती। इसका प्रमुख कारण रहता है स्थानीय सूरत के व्यापारी और पुर्तगाली व्यापारी चाहते नहीं थे कि एक और कंपनी आकर सूरत के व्यापार पर अधिकार जमाए। इसके कारण हॉकिंस उस समय में कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं कर पाता, पर उसको उस समय के शासक जहांगीर के द्वारा 400 मनसब दी जाती, क्योंकि वो बहुत अच्छे से फारसी में बातें करता है और तुर्की का भी अच्छा जानकार होता है। इसी दौरान 1611 आता है। 1611 में अंग्रेजों के द्वारा दक्षिण भारत के मुसलीपट्टनम में अपनी कोठी स्थापित की जाती पहली। और इसी दौरान 1611 में इस शासक एक कैप्टन रहते हैं, ब्रिटिश कैप्टन, उनके द्वारा स्वापल्ली के युद्ध में पुर्तगाली को पराजित किया जाता है। जिसके बाद जहांगीर तो पता नहीं फूले ना समाये, उसे लगता है कि अब कोई शक्ति आई जो पुर्तगाली को पराजित कर सकती है और इससे प्रभावित होकर 1613 में पहली स्थानीय कंपनी स्थायी रूप से स्थापित करने की अनुमति देता है जहांगीर सूरत में ब्रिटिश कंपनी को। इसी के बाद इतनी बातों से भी अंग्रेजों का मन नहीं भरता है। जेम्स द्वितीय प्रथम के द्वारा पुनः दूत भेजा जाता है जिसका नाम रहता है टॉमस रो। टॉमस रो 1615 में आता है और 1615 से लेकर 1619 तक के जहांगीर के दरबार में ही बैठा रहता है। उसकी इच्छा रहती कि कंपनी और मुगल शासक के बीच में व्यापारिक संधि हो, पर व्यापारिक संधि हो नहीं पाती। पर व्यापारिक संधि ना हो जाने के बावजूद कुछ क्षेत्र पे अपनी कंपनी को स्थापित कर, फैक्ट्रियों की स्थापित करने की अनुमति मिल जाती है। ये स्थान रहते आगरा, अहमदाबाद और भरूच। इसके बाद कंपनी का रुख पश्चिमी भारत से हटकर अब पूर्वी भारत की ओर जाता है और पूर्वी भारत में 1633 में उड़ीसा के बालासोर में पहली कंपनी की पहली फैक्ट्री की स्थापना करता है। इसी के बाद 1639 में
वर्तमान के मद्रास में कंपनी फैक्ट्री की स्थापना करता है और 1651 के करीब करीब वर्तमान के हुगली में कंपनी की स्थापना, फैक्ट्री की स्थापना होती है। इसी दौरान क्या होता है कि जो डच कंपनी रहती है वो डच कंपनी का वर्चस्व भारत के व्यापार में बढ़ने लगता है और लगातार प्रतिद्वंदिता बढ़ने लगती है ब्रिटिश कंपनी और डच कंपनी की। और जैसे कि मैं कल के लेक्चर में आपको बता चुका हूँ कि डचों के द्वारा भारत को सूती वस्त्रों के लिए बहुत अधिक फेमस किया गया और खासकर तो कोरोमंडल तट को फेमस किया गया और कोरोमंडल तट से लगातार डचों के द्वारा व्यापार किया जाता है। इसके कारण कोरोमंडल तट पर डचों की जो भूमिका थी बहुत महत्वपूर्ण थी, वहां पर वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और शक्तिशाली होने के कारण अकेले ब्रिटिश उनसे लड़ नहीं पा रहे थे और इसी के कारण उन्होंने क्या किया, पुर्तगाली कंपनी से व्यापारिक संबंध बनाना शुरू किया और व्यापारिक संबंध उन्होंने 1654 से बनाना शुरू करा और जिसको अंतिम एकदम प्रगाढ़ रूप देने की कोशिश उन्होंने 1661 में किया और अपने राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से करवा दिया। कैथरीन से करवाने के बाद ब्रिटिश कंपनी को नहीं, सॉरी, चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मिला बम्बई। चार्ल्स द्वितीय ने इसे कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए के रूप में दे दिया। इसके बाद कंपनी का व्यापार लगातार बढ़ते चले गया। जब व्यापार बढ़ते चले गया, इसका प्रमुख कारण था जगह जगह पर इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां, कारखाने स्थापित कर चुके थे और इसके कारण जब आर्थिक व्यापार बढ़ने लगा तो उन्होंने इसका गैर उपयोग करने लगे राजनीति के क्षेत्र में। जब राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने जब गैर उपयोग करने लगे तो उन्होंने हुगली, जहां पर उन्होंने फैक्ट्री की स्थापना 1651 में की थी, वहां उन्होंने हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया 1686 में। 1686 में जब उन्होंने हुगली में हुड़दंग मचाया, लूटपाट की, उस समय में मुगल बादशाह था औरंगजेब आया तन 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 करते हुए और फिर बाद में उनको हटाया। हटाने के बाद में उन्होंने कहा अब तुम यहाँ व्यापार नहीं करोगे। अंग्रेज सब पका गए। अंग्रेजों को लगा कि भैया मैं अकेले ही हम इस मुगल बादशाह को हटा देंगे, पर उन्होंने ये सोच उनकी गलत रही। उस समय मुगल बादशाह औरंगजेब बहुत ताकत लिए हुए थे। अंग्रेज नतमस्तक हुए। जॉब चार्नक के द्वारा 1.5 लाख रुपए का हर्जाना दिया गया और पुनः व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करने की कोशिश की गई। इसी दौरान 1691 आया। 1691 ब्रिटिश कंपनी के लिए एक सुनहरे काल के रूप में मैं मानता हूँ। 1691 में ब्रिटिश कंपनी को बंगाल में व्यापार करने के लिए अनुमति मिली। चुंगी मुक्त 3000 रुपए वार्षिक रूप में देंगे और उसके बाद में पूरे बंगाल में चुंगी मुक्त व्यापार करेंगे। ये शाही फरमान था। ये शाही फरमान का उन्होंने उपयोग किया। इसी के बाद उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। कहा कि अब जमींदारी भी प्राप्त की जाए, तो उन्होंने 1698 में सुतानी, कालिकाती, गोविंदपुरा, इन 3 गांव की उन्होंने क्या की, जमींदारी प्राप्त की और यहाँ पर उन्होंने फोर्ट विलियम नामक किले का निर्माण किया। आगे चलकर इसको नाम दिया गया कलकत्ता। तो वर्तमान कलकत्ता जो है वो 3 गांव से मिलकर बना, सुतानी, कालिकाती और गोविंदपुर। ठीक। और इसी के बाद में क्या हुआ, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगल साम्राज्य था वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं विघटित होने लगा, छोटे छोटे राज्यों में बंटने लगा और छोटे छोटे राज्यों में जब बंटने लगा तो मुगल शासक जो बाद में बने 1607 के, उनकी शक्ति भी कहीं ना कहीं कम होने लगी और एक शक्ति कम होने का फायदा ब्रिटिश सरकार उठाना चाहती थी और ब्रिटिश कंपनी उठाना चाहती थी। तो उन्होंने क्या किया, उस समय के पंगु शासक फर्रुखशियर जो बीमार से ग्रसित थे, उस बीमार से ग्रसित फर्रुखशियर की क्या कि उन्होंने हेल्प करी, मदद करी और बाद में उस फर्रुखशियर ने उस शाही फरमान को और एक्सटेंड किया जो औरंगजेब के समय में 1691 में दिया गया था और इसके बाद में कंपनी तो फूले नहीं समाई और लगातार अपने व्यापार को दिन दुगना रात चौगुना करते। इसके बाद के काल को हम पढ़ेंगे क्योंकि 200 वर्षों तक के कंपनी के द्वारा शासन किया, ब्रिटिश के द्वारा शासन किया गया, तो हमें उसको पढ़ना ही पढ़ना है। पर भैया हमने 1600 से लेकर 1717 तक के हमने ये देख लिया कि कंपनी का विकास किस प्रकार से हुआ। ये था ब्रिटिश कंपनी का विकास। इसके बाद में हमें जो अगली कंपनी थी वो थी डेनिश कंपनी या डेनमार्क कंपनी। ये डेनमार्क कंपनी आयाराम और गयाराम में रही। इस कंपनी की स्थापना होती है 1616 में और 1620 में ये भारत में आती है
नीचे केरल के क्षेत्र में अपना मुख्यालय बनाती है और व्यापार करती है। और जब भारतीय शासक से ही हार जाती है तो उसके बाद मुंह दिखाने के लायक नहीं थी। 1745 में ये अपना पूरा का पूरा साम्राज्य बेचकर चले जाती है ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश कंपनी को। उसके बाद में इसका कोई प्रभाव नहीं रहता, इसका कोई प्रभाव रहता ही नहीं, तो इसको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं। पर इसके बाद एक महत्वपूर्ण कंपनी आती है जिसका प्रभाव कहीं ना कहीं लंबे समय तक के रहा, जिस कंपनी का नाम था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। भले ही इस समय में थोड़ा सा लेट आई, बाकी सब कंपनियां पहले आ चुकी थी, पर इस कंपनी का महत्व है। तो फ्रांसीसी कंपनी को पढ़ने से पहले आप थोड़ा फ्रांस के बारे में जान लो। फ्रांस के बारे में इस हिसाब से आप जान लो, जो फ्रांस है वो यूरोप के मूल क्षेत्र में है, और मूल क्षेत्र में होने के कारण वो अपने आप को हमेशा किंग मेकर के रूप में मानता था। और किंग मेकर के रूप में मानने के कारण वो लगातार यूरोप के युद्धों में संलिप्त रहता था। और यही कारण रहा कि वो हमेशा यूरोप में युद्ध करते रहता था। इसके कारण उसका कभी ध्यान भारत में व्यापार करने पर गया ही नहीं, और व्यापार करने पर गया ही नहीं, इसके कारण वो लेट आए। जब गया तब वो आए। क्यों गया? क्योंकि एक महत्वाकांक्षी शासक वहां का पैदा हुआ जिसका नाम था लुई 14। और लुई 14वां अपने व्यापार, अपने साम्राज्य को लगातार एक्सटेंड करना चाहता था, बढ़ाना चाहता था। और बढ़ाने के लिए ही उसको धन की आवश्यकता थी, और धन मिल सकता था स्थानीय लोगों से पैसा लेकर, और दूसरा व्यापार पर चुंगी लगा के या व्यापारिक लाभ कमा के। और इसी बात को उसने कहा कि भैया पैसा किस प्रकार से कमाया जाए। तो उसके वित्त मंत्री ने कहा कि ये चुंगी अगर ज्यादा लगाओगे तो जनता विद्रोह कर देगी, एक काम करिए व्यापार करिए। और व्यापार कहाँ करना है? तो उन्होंने बोला कि दक्षिण एशिया में व्यापार करिए, दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापार करिए। इसलिए उसके वित्त मंत्री के कहने पर उसके द्वारा एक कंपनी की स्थापना की गई 1664 में, जिसका नाम था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से सरकारी थी, और ये सरकारी होना ही कहीं ना कहीं इस कंपनी के पतन का भी कारण बनी। ये कंपनी आती है, आने के बाद में व्यापार करती है, और व्यापार करने के बाद में उसी प्रकार की प्रतिद्वंदिता शुरू हो जाती है जिस प्रकार से ब्रिटिश और डच के समय में थी। प्रतिद्वंदिता बढ़ती है, बढ़ने के बाद में हमें दिखाई देता है कि ये लगातार व्यापारिक लाभ के चक्कर में दक्षिण भारत के क्षेत्र पर प्रभाव जमाना चाहती है। इस दौरान इस कंपनी का एक गवर्नर आता है। जब कंपनी पुनः रिस्ट्रक्चर की जाती है, उस समय में गवर्नर आता है जिसका नाम रहता है डुप्ले। बड़ा महत्वाकांक्षी रहता है। उसको कंपनी के व्यापार को बढ़ाने के लिए उसके दिमाग में लगातार सोच चलती रहती है कि कंपनी के व्यापार को बढ़ाना है, कंपनी के लाभ को बढ़ाना है, और लगातार यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी से युद्ध लड़के नए नए क्षेत्र पर जाना है ताकि लाभ हो। तो उसके दिमाग में लगातार ख्याल ही पुलाव पकते रहते थे। इसी दौरान क्या हुआ, कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम अपने साम्राज्य को बढ़ाएं। पर बढ़ाने का वो सोच ही रहे थे कि यूरोप में युद्ध हो गया उत्तराधिकारी के प्रश्न पर। एक ऑस्ट्रिया देश था, वहां पर उत्तराधिकारी के प्रश्न पर युद्ध हुआ, और एक पक्ष का समर्थन कर रहा था फ्रांस, और एक पक्ष का समर्थन कर रहा था ब्रिटेन। ये यूरोप में हो रहा था, और यूरोप में जब हो रहा था तो उसका प्रभाव भारत में हुआ, और भारत में होने के कारण ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध हुआ, जिसे कर्नाटका युद्ध के नाम से जाना गया। ऐसे कर्नाटका युद्ध 3 हुए। पहला कर्नाटका युद्ध, इस कर्नाटका युद्ध की समाप्ति 1748 में हुई औसला शपले की संधि के बाद। उसके बाद दूसरा कर्नाटका युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई, जो पांडिचेरी के संधि के साथ समाप्त हुआ। और तीसरा कर्नाटका युद्ध जो 1763 में समाप्त हुआ, जो पेरिस संधि के साथ समाप्त हुआ। इसके बाद में फ्रांसीसी कंपनी केवल और केवल एक व्यापारिक कंपनी के रूप में रह गई। उसे अपने सैन्य बलों को स्थापित करने की अनुमति नहीं रही। इसके बाद एक छत्र राज रह गया, क्योंकि डच हार चुके थे बेदरा के युद्ध में। उसके बाद में वो समाप्त हो गए। पुर्तगालियों के साथ उनके व्यावहारिक संबंध हो गए, तो वो प्रतिद्वंदी नहीं रहे। डेनिश खुद उनको देकर चले गए थे, तो उसके बाद में वो भी नहीं रहे। और उन्होंने फ्रांसीसी कंपनी को जब हरा दिया तो उसके बाद में वो भी हट गई। तो अब अकेली कंपनी बच गई, उसका नाम था ब्रिटिश कंपनी, और ब्रिटिश कंपनी के द्वारा आगे शासन किया गया। कल हम नए लेक्चर की शुरुआत करेंगे
पर नए लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मेरे कुछ प्रश्न हैं, वो प्रश्न का जवाब आप जरूर कमेंट के रूप में नीचे दीजिएगा। वो प्रश्न है, पहला प्रश्न आप लिख लीजिएगा, अंग्रेजों के द्वारा भारत में भेजे गए दूतों का क्रम लिखिए। दूसरा, टॉमस रो जो अंग्रेजी दूत था वो कब से कब तक भारत में रहा। तीसरा प्रश्न, टॉमस रो ने किन किन क्षेत्रों में व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति दी। तीसरा प्रश्न, कर्नाटक का युद्ध जिनकी संख्या 3 है वो किन किन संधियों के साथ समाप्त हुए। ये सभी प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट में लिखकर रखिएगा ताकि मैं चेक कर लूँ, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग लेक्चर के साथ लिंक करके हो और ताकि आप अपनी तैयारी को धार दे, और मुझे भी आप बताइए कि किस प्रकार से लेक्चर को और मॉडिफाई किया जा सकता है। धन्यवाद। अगर यदि आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक के ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।